होता कि बीमारी बहुत सारे लोग, जो लोग हमारे संपर्क में हैं वो, या जो हमारे संपर्क में नहीं है, किसी दूसरी पैथी में भी इलाज करा रहे हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं क्यों होती है। और हमारे संपर्क में जो लोग हैं उन लोगों की भी कई बार शिकायत होती है। वो हम लोग से बोलते हैं कि अरे हम तो इतना करते हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। तो उसके क्या क्या संभावित कारण रहते हैं जो वो नहीं बता पाते कई बार। वो हमको समझना पड़ता है कि वो हमको पूछना पड़ेगा उनसे, समझना पड़ेगा। वो इस बात को शायद महत्व नहीं देते कि ये भी उतनी काम की चीज है या उतनी जरूरी चीज है। तो बीमारियां जो होती हैं हमारे शरीर में, उसका एक सिस्टम है, उसका एक नियम है होने का। और बीमारी ठीक होने का भी एक नियम है। ये सभी एक सिस्टम है। जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो वो फिलोसफिकल दिक्कत है, समझदारी की दिक्कत है। वो दिक्कत सिर्फ हमारे साथ में, हमारे लोगों के बीच में नहीं है, वो दुनिया में आम तौर पे विद्यमान है। वो ये है कि जिसको बीमारी के नाम पे, तथा कथित बीमारी के नाम पे जाना जाता है, वो वास्तव में बीमारी है ही नहीं। ये जब मैं बोलता हूँ, बार बार इसको रिपीट करता हूँ, तो कई लोग उसमें बड़ा आश्चर्य करते हैं कि फिर ये जो लोग मरते कैसे हैं, फिर ये बीमारी जिसको बोला जाता है ये क्या है। और बीमारी से लोग मरते तो हैं। आप तो बोलते हैं बीमारी नाम की चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रकृति में ही बीमारी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो बोलने के पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। उसके पीछे पूरा एक साइंस है कि बीमारी जो है वो नेचर का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। नेचर या जीव इसलिए बना ही नहीं है, उसके शरीर में ऐसी कोई संरचना ही नहीं है कि बीमारी नाम की चीज कोई पैदा कर सके वो। तो फिर सवाल होता है कि फिर ये जो बीमारी में जो तकलीफ होती है, या जो हम लोग मरते हैं, या जो दिक्कतें होती हैं कि ऑर्गन बदलना पड़ता है, ये सब क्यों होता है। वो इस कंसेप्शन को समझने में जो हमारी नाकामयाबी है, मेडिकल साइंस की नाकामयाबी है, उस वजह से ही ये सब हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, और आगे कई सालों तक झेलना पड़ेगा। वो क्या चीज है कि जैसे मान लीजिए दर्द होता है, हमको कहीं सूजन आती है, कोई तकलीफ होती है, ब्लीडिंग होती है, ये जितने भी प्रकार के, इंक्लूडिंग कैंसर, ये सब है शरीर का एक प्रयास है बीमारी को ठीक करने का। जैसे इन्फ्लेमेशन होती है शरीर में, कहीं सूजन आती है, बीपी बढ़ता है, ये सब, वो यदि आप कोई भी एक बीमारी का नाम लेंगे तो मैं उसको उदाहरण के साथ आपको समझा दूंगा कि कैसे ये बीमारी नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि यदि बीमारी नहीं है तो फिर शरीर डैमेज कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है। मृत्यु ऐसे होती है कि शरीर में हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं, और एनवायरनमेंट से जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, हमारी साइकोलॉजी से जो भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में बनता है, जो गंदगी बनती है, जो शरीर के काम की नहीं है, उसका एक नियम है कि वो शरीर उसको बाहर फेंकता है। एक स्वस्थ जीव का लक्षण है कि शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा पदार्थ जाएगा जो विजातीय पदार्थ है, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, जरूरत से ज्यादा बन गया है, वो भी, वो सबको शरीर बाहर फेंकता है। जब शरीर के बाहर फेंकने की क्षमता से ज्यादा वो शरीर के अंदर बनने लगता है या पहुंचने लगता है, तब वो शरीर में इकट्ठा होता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है 10 बाई 10 का, मान लीजिए, या 20 बाई 20 या 20 बाई 40, जो भी घर है, तो उसमें एक लिमिट तक आप मान लीजिए सामान अंदर आता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज बचती है जो करीब मान लीजिए आधा किलो रोज आपको बाहर फेंकना है। मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट आपके घर में खाने पीने का सब मिला के वेस्ट प्रोडक्ट आधा किलो बचना है, वो शरीर आपको कमरे के बाहर फेंकना है। लेकिन यदि वो मान लीजिए आधा किलो की जगह जो आपकी कैपेसिटी है झाड़ू लगाने की वो आधा किलो की, आप आधा किलो कचरा ही बाहर शरीर से या अपने कमरे से कर सकते हैं। लेकिन यदि कचरा वो आधा किलो से ज्यादा बनने लगे, क्या क्या होगा, रोज 250 ग्राम कचरा आपको कमरे के अंदर छोड़ना पड़ेगा। और ये 250 ग्राम कचरा धीरे धीरे आपके कमरे में इकट्ठा होगा, आपके मूवमेंट में दिक्कत करेगा, आपके कपबोर्ड खोलने में मदद दिक्कत पैदा करेगा, आपके चलने फिरने में, आपके जो ऑक्सीजन लेवल है जो आपके कमरे का, वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम गिरता जाएगा। तो यही बीमारी है। बीमारी क्या है कि शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है,
जो सेलों के मरने से, सेलों के टूटने से जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, वो अभी इतना ज्यादा बन रहा है कि शरीर के बाहर फेंकने की क्षमता से ज्यादा पैदा हो रहा है। और ये एक्यूमुलेशन शरीर कर रहा, फेंक नहीं पा रहा तो क्या करेगा, शरीर कहीं ना कहीं उसको जमाता है। जब शरीर उसको कहीं ना कहीं जमाएगा तो एक हद तक शरीर उस वो अंग, वो टिश्यू, वो सेल बर्दाश्त कर पाएंगे। मान लीजिए छोटा सा स्टोन है तो किडनी के एक किनारे पड़ा रहेगा, लेकिन जब वो जमते जमते इतना बड़ा हो जाएगा कि किडनी के काम करने में दिक्कत पैदा करने लगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो दर्द किडनी में हो रहा है या किडनी से पेशाब बाहर नहीं आ पा रही, उसके बाद भी किडनी प्रयास करती है, फिर वो पानी शरीर में जमने लगता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि शरीर में पानी जम रहा है या किडनी में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर नहीं जा रहा। तो ये जो फिलोसफिकल जो ये जो धारणा है कि बीमारी को एक हम लोग ने गलत तरीके से परिभाषित कर लिया है। जो बीमारी नहीं है उसको बीमारी मान लिया, जो वास्तव बीमारी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, और सभी लोग ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं। आमतौर पे जो बीपी बढ़ता है लोगों का इन जनरल, वो कोई बीमारी है ही नहीं, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। वो मैंने कई बार अपने अलग अलग चर्चा में बताया, सिद्ध करके भी कैसे वो बीमारी नहीं है। लेकिन वो लोग इतने पागल रहते हैं कि नहीं हमको बीपी कैसे भी कम करना है। बीपी कम करना, ये बात सही है, बीपी ज्यादा यदि रहेगा तो आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बीपी बढ़ क्यों रहा है। बीपी अपने आप में बीमारी नहीं। जो भी ज्यादातर हार्ट अटैक होते हैं वो ब्लड हार्ट में कम पहुंचने से होते हैं। ज्यादातर जो बीपी बढ़ने से होता है वो हेमरेज होता है, लेकिन लोग हर बार कोशिश कर करके जबरदस्ती अपने बीपी को कम करने का प्रयास करते हैं और हार्ट अटैक उसी के कारण, ये रिसर्च बताती है। तो ये जो दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि लोगों की अप्रोच, लोगों की समझदारी और इवन मेडिकल कम्युनिटी की समझदारी, लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये कोई मेरा कथन नहीं है कि मेरा इन्वेंशन है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो एनिमल है या जो जीव है उसके अंदर बीमारी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बीमारी जो बाहर से हम लोग डालते हैं और वो शरीर से बाहर निकलने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है। वो जो टॉक्सिन है, वो जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो जो फॉरेन बॉडी है, दैट इज कॉज ऑफ डिजीज। वो जो दर्द है, वो जो स्वेलिंग है, वो जो इरप्शन है, वो दाद है, वो खाज है, वो खुजली है, वो कैंसर है, वो ट्यूमर है, ये कोई भी बीमारी नहीं। ये ये बीमारी ना होके बीमारी ठीक करने के दौरान जो शरीर प्रयास करता है उसका मैनिफेस्टेशन है। ऑल डिजीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट। जो हमारे शरीर में एक्यूमुलेटेड वेस्ट है उसको बाहर निकालने के दौरान शरीर में उपजी हुई तात्कालिक अव्यवस्था ही बीमारी है। और उसको बीमारी, टॉक्सिन जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है उसको ना मान के, उसके जो उपजे हुए सिम्टम है, जैसे स्वेलिंग है, जैसे बीपी है, जैसे दर्द है, जैसे डिस्चार्ज है, जैसे इरप्शन है, इसको बीमारी मान लिया जाता है, जबकि वो उसके प्रोडक्ट है। तो सबसे बड़ा और सबसे मूलभूत कारण है कि इतने सारे लोग आज भी मानवता के या समाज के इतने ज्यादा पीड़ित हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। उसका कारण है कि मूलभूत रूप से इस बात पे ही समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जिसको वो डिजीज मान के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो डिजीज नाम की चीज ही नहीं है। उसको क्या आप ठीक करोगे, वो तो प्रोडक्ट है किसी और एक चीज का जो उसके प्रायर एग्जिस्ट कर रही है अपनी बॉडी को, जिसको अपनी बॉडी निकाल बाहर फेंकने में अक्षम है। तो ये मैं एकदम फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कर सकता हूँ कि ये जो कंसेप्शन है, इस कंसेप्शन को हम लोगों को भी समझना है। और जितना इस गहरे तरीके से हम कंसेप्शन को समझेंगे उतना बीमारी से हमारा डर खत्म होता जाएगा। क्या कोई एक बीपी का मरीज ये बता सकता है कि आज मुझे बीपी हुआ और मैं बीपी की दवाई खाऊं तो मुझे कल अटैक नहीं आएगा? कोई एश्योर कर सकता है क्या? कोई एश्योर नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। और क्या बीपी की दवाई खाने वालों को अटैक नहीं आता? आता है। तो क्या बीपी की दवाई ना खाई जाए? मेरे हिसाब से बिल्कुल ना खाई जाए। फिर क्या किया जाए? किस कारण से वो बीपी बढ़ रहा है उस कारण को समझिए और उसको ठीक करने का प्रयास करिए। उसका कारण मैं किसी दूसरे उसमें चर्चा करूंगा कभी, कि क्यों सभी बीमारी का कारण क्या है और उसका समाधान कैसा है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि बीमारी जो एग्जिस्ट कर रही है और इतनी जो लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी सारी दवाइयों के बावजूद,
उसका मूल कारण है कि बीमारी को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने अपने तरीके से आंख बंद करके तलवार और औजार और अपनी क्षमताओं का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, जो लोगों की एनर्जी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, समाज का पैसा है, समय है, परेशानी, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? कहीं भी आप किसी भी बीमारी में कोई गिरावट नहीं देखोगे। हाँ, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, बहुत फ्लोरिश हो रहा है मेडिकल, क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खूब दवाइयां बढ़ रही हैं, नई नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है। वो दवाइयां भी काम नहीं करती तो और नई दवाइयां जाती। लेकिन ये तो इसी बात से सिद्ध होता है कि यदि ये सब सही रास्ते में चलता होता तो बीमारियां की संख्या कम होना चाहिए था, डॉक्टरों की संख्या कम होना चाहिए था, मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम होना चाहिए था, रिटेल शॉप और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की संख्या कम होना चाहिए था, दवाइयां की खपत कम होना चाहिए था। लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा। अब सवाल आता है दूसरे मुद्दे में, चलिए ये बात क्लियर हो गई। दूसरा मुद्दा ये है कि चलो हमको मालूम हो गया, आज मैंने बता दिया, या अखिलेश सर ने बता दिया, या पुष्पेन जी ने बता दिया, या किसी ने बता दिया कि ये, और हमको समझ में भी आ गया, मोटे तौर पर लॉजिक से कई चीज समझ में जाती है। लेकिन वो लॉजिक से समझ में आना और उसके कॉन्फिडेंस होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे लोग को हम लोग समझाते हैं, हम लोग से सुनते भी हैं इस कान से, और घर में जाके एक दो दिन उसका प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो भय उनके दिमाग में बैठा रहता है, वो फियर बैठी रहती है कि क्या इससे होगा कि नहीं होगा, और वो फिर नहीं करते हैं। लेकिन वो जो दूसरा काम करते हैं उसमें भी वो एश्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो करते हैं। क्यों करते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ कि समाज की जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो परंपरा में ही चलते हैं। वो परंपरा के खिलाफ सोचने की, समझने की, उसके खिलाफ खड़े होने की, जो प्रचलित विचारधारा है उसके गेस्ट में कुछ बोलने की, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बोलने की, गलत के खिलाफ बोलने की क्षमता आमतौर पर समाज में लोगों में नहीं रहती। तो वो समझ भी जाते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया में उनको विश्वास नहीं होता, तो कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसमें भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर सवाल होता है, बहुत सारे लोग जो फॉलो भी करते हैं, मैंने देखा, उनको बोल दिया ठीक है, फ्रूट खाना चालू कर दिया उन्होंने, सलाद खाना चालू कर दिया, बोला तो फास्टिंग भी चालू कर दिया, लेकिन एक चीज नहीं कर पाते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि वो दवाई छोड़ दें। वो बीपी की दवाई फिर भी खा ही लेते हैं, बोले नहीं वो तो ठीक है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये होता है कि जब आप दवाई नहीं छोड़ोगे तो रोजाना आप शरीर में टॉक्सिन डाल रहे हैं जिसकी उस शरीर को जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा करते करते हो सकता है रिलेटिवली पहले से बेटर हो आप, लेकिन पूर्ण रूप से आप सिम्टम से फ्री नहीं हो पाएंगे, बीमारियों से फ्री नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। कई मरीज, ये मैं जो भी बात बता रहा हूँ, ये मैं अपने मेरे साथ जो प्रैक्टिस के दौरान दिक्कतें आती हैं, और वो सभी प्रैक्टिकल, इसमें कोई थ्योरेटिकल मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो सब आपकी बातें मानेंगे, और लेकिन वो चोरी छुपे अपनी दवाइयाँ, पेन किलर और बाकी सब दवाइयों को खाते रहते हैं, और वो लगातार आपके पास आते रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री, वो नहीं हो पाता, वो उनके लिए संभव नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाते। इसके बाद एक और तरह के लोग हैं जिनके पास पेशेंस कम होता है। वो करते हैं, बहुत जोरदार तरीके से चीजों को लागू करते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं क्रोनिक, क्योंकि उनको उनके शरीर में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें समय लगता है। ट्यूमर है, आर्थराइटिस है, दमा है, ऐसी बहुत क्रोनिक बीमारियां होती जो जल्दी होती भी नहीं है, और ठीक होने में भी बहुत समय लगता है। तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है, लंबे समय तक धैर्य के साथ में डाइट को भी फॉलो करना होता है, और दवाइयों को छोड़ना भी होता है, और उसमें बने रहना होता है पेशेंस के साथ, कि एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये धैर्य भी बहुत जरूरी है कि प्रक्रिया आपने ठीक है फॉलो कर ली, आप कर भी रहे हैं बहुत उत्साह के तहत, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि अब क्या, बहुत तो देख लिया, अब नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन रिजल्ट मिलता है उसका। तो उतने दिन तक आपको मरीज को समझाना पड़ेगा, उसको उत्साह बढ़ाना पड़ेगा कि वो धैर्य से काम ले। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सब कुछ फॉलो करते हैं, उनके पास पेशेंस भी है, धैर्य भी है, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक्यूट डिजीज में तो स्पेशली रेस्ट की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो ऑफिस में जाते रहते हैं, और
जो भी उनका डे टू डे वर्क है वो करते रहते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी करते रहते हैं। तो कई बीमारियां ऐसी हैं, कई सिम्टम ऐसे हैं, कई स्टेज ऐसी हैं जहां बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं 50% जो क्योर है वो रेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज इसीलिए ठीक हो जाते हैं, हम लोग को लगता है वो मेडिसिन से ठीक हो गए, क्योंकि वहां जाके उनको बिस्तर में पटक के हाथ में एक सलाइन लगा के बांध दिया जाता है, वो हिल ही नहीं सकते, वो पड़े रहते हैं, तो उनकी एनर्जी सेव होती रहती है, तो एक्चुअली वो दवाई से ठीक नहीं होते। वही चीज यदि वो घर में कर लेते, लेकिन घर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में उनके पास टीवी है और इधर उधर भागने का मौका है और पलंग में किसी ने बांधा भी नहीं है। तो रेस्ट बहुत जरूरी है, ये इतना जरूरी है, बहुत सारे लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो आप लोग को, मरीज को सिखाना पड़ेगा कि रेस्ट करना है, और ऐसी किसी गतिविधि में ज्यादा भाग नहीं लेना जिसमें आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो या बहुत ज्यादा थक जाए, क्योंकि टायर्डनेस भी जो है ना बॉडी में एक पूरे शरीर में, पूरे सेलों में एक तनाव, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और जब तक ये इन्फ्लेमेशन रहती है, बॉडी का पूरी एनर्जी जो एक्चुअली में बीमारी को ठीक करने में या टॉक्सिन को एलिमिनेशन में मदद करना चाहिए, वो सब उसको इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में लग जाती है। तो स्ट्रेस्ड जो पेशेंट है, बहुत ज़्यादा तनाव में जो पेशेंट रहता है, उसकी बॉडी से भी टॉक्सिन निकल नहीं पाता और टॉक्सिन एक्यूमुलेशन होता रहता है और बीमारी अपनी जगह बनी रहती है। तो उसको बताना है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान वाले काम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस यदि रहेगा और थकान आपकी बॉडी में रहेगी, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेशन नहीं होगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आप कितनी भी प्रोसेस फॉलो करते रहो, कितने भी आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बोलो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बाकी सब काम कर रहा हूँ, लेकिन ये भी उसके साथ एक जुड़ी हुई और बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। रेस्ट को हमको बहुत ज्यादा, देखिए अब जब हम फास्टिंग के सेशन लेते हैं या लिया, इसके पहले मैंने बताया था, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल रेस्ट, ये अंडरलाइन कर लीजिए 3 बार, कि किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे पावरफुल उपाय है, सबसे पावरफुल, तो सुप्रीम। इसको हम लोग समझ पाए चाहे ना समझ पाए, समझना चाहिए। फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल रेस्ट का मतलब होता है कि शरीर को एकदम रेस्ट पोजीशन में ला दिया। फिजियोलॉजिकल रेस्ट मतलब अभी उसको खाना भी नहीं डालना है, नो फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में खाना भी आ जाता है। तो शरीर को एकदम रेस्ट पोजीशन में हमको लेके आना है, दिमाग में कोई तनाव नहीं लेना है। बीमारी शरीर अपने आप ठीक करेगी, और बहुत तेज रफ्तार से, बहुत फास्ट तरीके से ठीक करेगी। फिर कुछ लोग ठीक है फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजों को साथ उनका तारतम्य भी उन्होंने बैठा लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंटली खाने की आदत होती है, बहुत ज्यादा खाते हैं। सुबह से ही खाना चाहिए, उनको मालूम है कि रॉ फूड तो खाना है, तो वो देखते हैं कि सुबह से उठ के 7 बजे से ही चालू कर देते हैं। 6 बजे से उठे तो उसी समय जूस पी लिया, उसके बाद में फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, पूरे दिन भर खाते रहते हैं और रात में 10 बजे तक खाते रहते हैं। तो जो लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली और लगातार भी खाते रहते हैं, वो इवन रॉ फूड भी बहुत ज्यादा खाएंगे, तो बहुत सारी डाइजेशन की हो सकता है, बहुत सारे इशू ना आए उनको, और बहुत सारी कोई दूसरी दिक्कतें ना हो, लेकिन क्रॉनिक बीमारी ठीक नहीं हो। क्रॉनिक बीमारी ठीक करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, वो जो भी खाएं उसका पीरियड कम होना चाहिए। 8 घंटे के अंदर यदि हम उसको सीमित करना चाहें तो 8 घंटे के अंदर सीमित करें, और बाकी समय शरीर को रेस्ट दें, जो प्रक्रिया मैंने इसके पहले आपसे जिक्र किया। तो अच्छा खा रहे हैं इसका मतलब है कि कितना भी खा लें और फ्रिक्वेंटली खाते रहें, लगातार डाइजेशन सिस्टम को हम इंगेज रखें या उसको फंसा के रखें, वो भी एक अच्छी आदत नहीं है, वो बीमारी को ठीक नहीं करती, इवन अच्छा खाने के बावजूद, हेल्दी डाइट खाने के बावजूद। फिर एक और महत्वपूर्ण जो दिक्कत है लोगों को आती है, जो लोग हम अक्सर चक्कर करते हैं, चर्चा करते हैं, कि जिस समय वो अच्छी तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते करते एक समय ऐसा आता है जब शरीर फुल फॉर्म में आता है टॉक्सिन एलिमिनेशन के लिए, गंदगी को निष्कासन करने के लिए शरीर फुल फॉर्म में आता है, तो शरीर बहुत तेजी से जो है वो टॉक्सिन को रिलीज करता है। तो उस समय बहुत सारे शरीर में उपद्रव पैदा होते हैं, जिसको उभार बोलते हैं या टॉक्सीमिया क्राइसिस बोलते हैं, ये टर्म है, वो तत्कालिक होती है, और उसका परिणाम हमेशा ही स्वास्थ्य पे होता है, बेटर हेल्थ में होता है। तो ये जो पीरियड है, किसी किसी को बहुत शॉर्ट होता है कि 1 दिन 2 दिन का, किसी किसी को 1 हफ्ते भी चल सकता है।
कई केस में 15 दिन भी चलता है, बीमारी के हिसाब से, टॉक्सिन लोड के हिसाब से। तो ये जो पीरियड है एलिमिनेशन का, जब एक बार चालू होता है और वो आप यदि प्रक्रिया को ठीक ढंग से फॉलो कर रहे हैं, तो वो कई बार लगातार चलता है कि सर दर्द बना हुआ है तो ठीक नहीं हो रहा, 2 दिन 3 दिन हो गए, या लगातार खांसी हो रही है, या उल्टी हो रही है, लूज मोशन हो रहा है। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में एक तो लॉजिकली भी तर्क के आधार भी समझना है कि ये ठीक हो रहा है। जैसे पहले ही बता दिया मैंने कि एक्यूट डिजीज तो वैसे भी कोई डिजीज नहीं है, शरीर एलिमिनेट करता है। क्रोनिक डिजीज जो होता है एक्यूट डिजीज के माध्यम से ही ठीक होती है। कोई भी क्रोनिक डिजीज जब ठीक होगी तो पहले वो एक्यूट डिजीज के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा टॉक्सिन के रूप में। तो जब ये निकलना चालू हुआ है टॉक्सिन, गंदगी, फॉरेन मैटर, मॉर्बिड मैटर, जो भी बोले अपशिष्ट पदार्थ, तो शरीर में उपद्रव होता है। इस उपद्रव को कुछ हम हद तक कम कर सकते हैं एनीमा के द्वारा, कुछ हद तक कम कर सकते हैं नेचुरोपैथी की बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जिसमें कि जल चिकित्सा है, बहुत अलग प्रकार के कंप्रेसेस हैं, ठंडी गर्म सेक है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है। ये सब टाइप की जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसका हमको यहाँ पे इस्तेमाल करने का समय आता है यदि आपको ये क्राइसिस को कम करना हो। क्योंकि ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये कोई अलग से टॉक्सिन नहीं, कोई हर्ब्स नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं। तो इस तरह की प्रक्रिया जितनी है, वाटर थेरेपी है, मड थेरेपी है, सन बाथ है, इसके बाद अलग अलग टाइप की जो लेप आते हैं, ठंडा गर्म सेक है, इसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। कभी उसकी भी हम लोग क्लास एक बार करेंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग तो सब कुछ तैयार होते हैं करने के लिए, हम डाइटिंग भी करेंगे और करते भी हैं, लेकिन फास्टिंग से बहुत घबराते हैं। और उनको ऐसा बचपन से सिखाया गया है कि जब बीमार होते हैं तो बहुत पौष्टिक खाना नहीं खाओगे तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। ये एक इतना बड़ा भ्रम और माया जाल है, जो आपको स्पेशली एक्यूट डिजीज के समय, जो तरुण रोग होते हैं, तीव्र रोग होते हैं, उसके समय तो ज्यादातर केस में हमारा पाचन तंत्र शरीर खुद ही बंद कर देता है। जैसे बहुत तीव्र बुखार होगा तो देखिए आपको मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा और आपको भूख नहीं लगेगी, शरीर खुद ही बताता है कि आपको खाना नहीं खाना। लू लग जाएगी आपको, अभी गर्मी के समय किसी को लगी होगी, देखो वो खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं, एक्यूट डिजीज हैं, उसमें ज्यादातर केस में देखा जाता है कि शरीर पाचन तंत्र को स्वतः ही बंद कर देता है। वो आपको इंगित करता है, आपको बताना चाहता है कि आप खाना मत खाइए। और एकदम सरल तरीका जो अंदर बैठा हुआ डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपको ये आपकी मेडिसिन है, लेकिन हम लोगों को फिर भी परिवार वाले जिद करके, या हम खुद भी, या दूसरे को खाता हुआ देखते हैं कि चलो खा रहे हैं, चलो एक रोटी खाने में क्या दिक्कत है। एक रोटी क्यों ना खाओ, वो आपके लिए आग में घी का काम करेगी। वो बीमारी को ठीक करने में जो शरीर की प्रक्रिया चल रही थी उसको तुरंत रोक देगी। तो ये आपको, मरीज को, हमको खुद को भी समझना है, मरीज को भी समझाना है कि वैन जब डिजीज बहुत तीव्र हो, जब रोग बहुत तीव्र हो, तो इवन भूख लगने के बाद भी यदि आप ना खाएं तो भी अच्छा है, ना लगे तो वैसे भी नहीं खाना है। लेकिन यदि भूख लगती भी है और लक्षण यदि बदल रहे हैं आपके शरीर के, नया लक्षण आ रहा है, पुराना लक्षण जा रहा है, या कुछ नए सिम्टम पैदा हो गए, इरप्शन आ गया, उल्टी हो रही है, दस्त लग रहे हैं, तो वो एक ही और हम इशारा है हमारे शरीर का कि हम तुरंत ही खाना पीना बंद करें और रेस्ट पोजीशन में आ जाए, और जरूरत पड़े तो एनिमा ले लें। और उसके बाद यदि ऊपर की तरफ कोई दिक्कत है तो पानी पी के वमन कर दें। और बाकी जो मैंने बताया कि अल्टरनेटिव जो थेरेपी है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन खाना कभी भी किसी भी कंडीशन में ना खाएं। यदि आपको डॉक्टर के पास जाना है तो खा लें, यदि आपको डॉक्टर से बचना है तो खाना ना खा के आप रेस्ट करें। तो ये इतने सारे जो मैंने अभी सब मुद्दे आपको बताए, ये मुद्दे जो आम तौर पे मुझे अपनी बीमारी, जो लोगों की मैं ठीक करता हूँ उसके दौरान, या जो लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग अपनी तकलीफ बताते हैं, तो उसके दौरान इसमें से कई तरह के जो मुद्दे हैं वो आपके सामने भी आए होंगे। लेकिन मैंने जो 10-12 भी मुद्दे आपके बताए, आपके हो सकता है इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या हो, जो लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके सामने आती हो, या मरीज आपके सामने रखते हो। तो अब हम चाहते हैं कि हम लोग उस पर भी चर्चा करें, या किसी का और कुछ सवाल हो तो भी चर्चा करें। अभी 15-20 मिनट का हमारे पास समय है, आधा घंटा करीब हो गया, तो मेरा समय तो अभी समाप्त हो गया है। शॉर्ट में मैं, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया आपको। मेरी डिटेल करने जाएंगे तो काफी लंबा, तो लंबा अभी हमको खींचना नहीं है। केवल एक हिंट किया मैंने कि इतने टाइप के मरीज होते हैं और इतने टाइप की प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं,
और वो स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ डिजीज के बारे में जो धारणा है उसको लेते हुए, और साथ में बीमारी के समय हमको कैसे के साथ पेश आना चाहिए, क्यों लोग दवाई नहीं छोड़ पाते और क्यों लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती, ये कॉमन समस्या है, मैंने आपके सामने रखी। आप में से यदि किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल करे, और यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन। हाँ सर जी बताइए। सर एक्चुअली एक डिस्कशन के दौरान 2-3 लोगों से ये मुद्दा आया था। जस्ट आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि 24 आवर्स के जो फास्टिंग को क्या हम किसी सरल तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा कन्विंस करने पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे जानकारी चाह रहा था। नहीं, फास्टिंग को तो किसी तरीके से बाइफरकेट नहीं कर सकते। फास्टिंग का मतलब होता है फास्टिंग, उसमें कुछ भी नहीं खाना। और मैंने इसके पहले ही बताया, मैं 24 आवर की फास्टिंग को फास्टिंग बोलते ही नहीं, मैं उसको बोलता हूँ 1 मील ए डे। ओके। जैसे आज रात में आपने खाना खाया और कल रात में फिर खाना खा लिया, तो कहाँ फास्टिंग हुआ है? इट इज 1 मील ए डे। 24 घंटे में एक बार खाना। एक्चुअल फास्टिंग होता है जब 36 आवर्स का करते हैं आप। ओके। क्योंकि क्या होता है, रात में आपने मान लिया 7-8 बजे खाना खाया, और आमतौर पे जो घर में लोग खाना खाते हैं वो 12 घंटे तो उसको पचने में लगते हैं, अन्न खाते हैं। तो 12 घंटे तो आपका शरीर वैसे ही इंगेज रहा, तो वो फास्टिंग में आया नहीं। जब पेट खाली हुआ, एक्चुअल फास्टिंग तब से चालू होती है। तो जब वो मल आपका शरीर से निकल गया, आपने एनिमा लेके उसको जैसे भी निकाल दिया, अब आपका फास्टिंग का पीरियड सुबह 8 बजे से चालू होता है। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह यदि 8 बजे आप तोड़ते हैं तो फास्टिंग का आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो हमारे देखिए ना, हमारे समाज में कितनी सारी महिलाएं उपवास रहती हैं, किसी को कुछ फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे में एक बार खाना खाती हैं, और उसमें भी वो बहुत सारी हलवा पूड़ी और साबूदाना और छाछ वगैरह ये सब खा लेती हैं, तो वो तो और बहुत ही हैवी चीज है। तो फास्टिंग इतनी अच्छी चीज है कि उपवास रहने वाले को तो कोई रोग होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी फास्टिंग जो होती है वो एक्चुअली में 12 घंटे की हो पाती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे से भी कुछ मतलब कुछ जैसे 36 घंटा जो आपने कहा, तो उस 36 घंटे में पानी इंक्लूडेड है, नींबू पानी या पानी? देखिए फास्टिंग तो 2 ही तरह का हम लोग अलाउ करते हैं जी आमतौर। जी। एक है वाटर फास्ट और एक है ड्राई फास्ट। तो ड्राई फास्ट को हम लोग ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर फास्ट ही सभी लोग जो बड़े बड़े उपवास महत्व देते हैं, बड़े बड़े जो नेचुरोपैथ, उनका कहना है कि वाटर फास्ट द बेस्ट। क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन को डिसॉल्व करने में और शरीर से बाहर निकालने में किडनी को, शरीर को पानी की सेलुलर लेवल पे भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यदि हम पानी नहीं पियेंगे तो वो टॉक्सिन हो सकता है निकले, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा ज्यादा। उसलिए वाटर तो ले सकते हैं आप, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो पी सकते हैं, वाटर फास्ट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? तो जो लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं उनको यही सलाह देना है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करिए, 24 घंटे की जगह इसको आप 36 घंटे करिए, तो आप देखेंगे उनको फायदा मिलना चाहिए। हाँ जी सागर जी बताइए। सर एक्यूट डिजीज को ठीक होने में मतलब मैक्सिमम कितना पीरियड लग सकता है? एक्यूट डिजीज ये डिपेंड करता है, मैंने क्या बताया कि बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, कि बीमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट कितना है, आपके शरीर में गंदगी कितनी जमी है। यदि ज्यादा जमी है तो ज्यादा समय लगेगा। वो आप किसी बीमारी को ऐसा समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन ठीक हो जाती हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अलग अलग तरीका है। लेकिन इसमें कोई पीरियड नहीं है कि आमतौर पे एक दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग नहीं है। वो डिपेंड करता है कि शरीर में कितनी गंदगी जमी है, और शरीर आपको कितनी तेजी से आपका शरीर निकालने में सक्षम है, आपके शरीर की ताकत कितनी है, रिफ्लेक्स सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है, आपके शरीर की जो मल को बाहर फेंकने की क्षमता है, गंदगी को बाहर फेंकने की क्षमता है, वो कितनी स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल नहीं है लगता है, अभी सब लोग समझ गए हैं।
और कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। अभी 10 मिनट का टाइम बाकी है। मैंने सुबह एक बात कही थी कि सभी को अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में कुछ लोगों को, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करना है और हफ्ते में, महीने में एक आध दिन या 2 महीने में एक दिन एक छोटी सी मीटिंग रखना है लोगों को हेल्प करने के लिए। हाँ, यस बताइए। यस बोलिए। छाले हमें बार-बार क्यों आते हैं? जैसे मेरे मम्मी बेटे आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। मैं बोली सर जैसे छाले। मुंह में छाले? हाँ। देखिए, मुंह में छाले आमतौर पे आंतों में जमे हुए मल के कारण आते हैं। मतलब इंटेस्टाइन आपकी साफ नहीं है, तो उसका कारण है कि अंदर गंदगी जमी हुई है। नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है? जी, आपकी आवाज असली में साफ नहीं है। नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है घर के उपाय से? नेचुरल तरीके तो एक ही है कि नेचुरल खाना खाइए आप, तो निकल जाएगी। फिर यदि बड़ी आंत में है तो आप एनीमा लेंगे तो एनीमा से निकल जाएगी। और फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग से गंदगी आंतों को छोड़ देगी और बाकी एनीमा से आप उसको बाहर कर देंगे। ग्रीन जूस पीजिए, उससे बाहर हो जाएगा। नींबू पानी यदि आप लेंगे, खट्टा वाला जो जूस लेंगे तो उससे भी साफ हो जाती है। और नेचुरल फूड से तो हो ही जाता है। नींबू पानी कितना बार लेना चाहिए? कितने बार लेना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है। कम से कम लेना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नींबू पानी लेना चाहिए, क्योंकि वो तो एक क्लिंजर है, वो बहुत ज्यादा पौष्टिक नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो उसको खाली पेट यदि आप हैं या एक दिन आप फास्टिंग करिए तो लेमन वाटर फास्ट कर लीजिए, उससे भी क्लीन हो जाएगा। उपवास पे आप रहेंगे तो पानी की जगह नींबू पानी कई बार पीजिए, दिन में 4-5 बार, तो उससे भी हो जाएगा। और एनिमा लीजिए 2-3 बार, उससे हो ये जाएगा। बड़े बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। ये इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, पाचन की गड़बड़ी से ही होता है। मल वहाँ जमा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जमा हुआ है और फर्मेंटेड हो रहा है वहाँ, तो उससे फिर छा लिया जाता है। और किसी का कोई सवाल? अभी कैसे है हर्ष की तबीयत? हाँ, भावना जी बताइए मैडम। सर, शरीर का ब्लड प्रेशर लो होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, शरीर का ब्लड प्रेशर लो होने का कारण होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हैं, तनाव में हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, डिफिशियंट है न्यूट्रिशन, इस वजह से जो है ना आपका बीपी, जैसे आर्टरीज छोटी होने से बीपी बढ़ जाता है या उसमें कुछ जम जाने से, ऐसी वो डायलेट हो जाती हैं तो बीपी कम हो जाता है। वो उनका काम है सिकुड़ना और फैलना, तो वो क्या करती, फैल जाती हैं, सिकुड़ नहीं पाती। उस वजह से बीपी जो है ना वो आपका लो हो जाता है। और दूसरा बीपी जो लो होता है वो तो सीवियर कारण है कि हार्ट में जो इम्पल्स हैं वो जनरेट नहीं होते, हार्ट उस तरीके से पंप नहीं कर पाता, वो दूसरा क्रॉनिक डिजीज है। इन जनरल जो बीपी कम होता है उसका कारण नहीं है। सर, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? हेल्दी डाइट सभी का, मैंने क्या बोला है, हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है नेचुरल हाइजीन, उसमें सभी रोगों का एक ही इलाज है और सभी बीमारी का कारण एक ही है। सभी बीमारी का कारण है शरीर में जमी हुई गंदगी, और उसका उपाय है शरीर से उस गंदगी को निकाल देना। तो गंदगी कैसे निकलती है? आप जब प्राकृतिक खाना खाना चालू करते हैं या उपवास रहते हैं। अब आप बोलोगे बीपी लो है तो उपवास कैसे रहें? तो उस समय नहीं रहना आपको उपवास में, केवल जूस फास्ट करना है या फल पे, आपको मीठे वाले फल पे रहना है और रेस्ट करना है। रेस्ट बहुत करना है उसमें। फिर उसके बाद जब शरीर बोलता है तो थोड़ा थोड़ा चलना है, धूप तापना है, शुद्ध हवा में रहना है और पेशेंस के साथ करना है। इसको थोड़े दिन करेंगे तो 1-8 महीने में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 3 महीने 4 महीने करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल है।
लेकिन लोग इतना करते नहीं है, एक आध महीने 15 दिन करेंगे और रिजल्ट उनको चाहिए। तो ये क्रॉनिक डिजीज है, इसमें आपको 3 महीने 4 महीने लगे रहना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, और बताइए। आप करके देखिए, कुछ दिक्कत होगी तो फिर मुझसे संपर्क करेंगे, मेरा नंबर तो है आपके पास। आपका है प्रॉब्लम ये? हाँ शाहीन बताइए, दिल्ली से हेलो बताइए। हाँ बताइए। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रात को जो टाइम हो जाता है ना, तो हाथ पाँव में ना ऐंठन शुरू हो जाती है। हम्म। तो ये किस कारण होता है? वॉकिंग होती है, काम काज होता है, सब कुछ होता है, पर आमतौर सिर्फ पे रात ये को। साइन है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी या डिहाइड्रेशन। पानी तो मैं खूब पीती हूँ, पानी की तो कमी नहीं ये है। मैं पानी पीने से नहीं होता है, पानी फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। अच्छा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। आप सोचेंगे अब खूब खाना खा रहे हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, वो खाना सही में पचना चाहिए। तो पानी इज ऑल्सो फूड। तो वो आप बहुत पी रहे हैं, ये सिद्ध नहीं करता है कि आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। ओके। आपके शरीर में पानी पचना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपके शरीर में पानी क्यों नहीं पच रहा। उसके लिए आंतें तैयार है क्या? आंतें एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, तो आंतें हेल्दी होना चाहिए, तो आंतें साफ होना चाहिए। यदि उसमें म्यूकस जमा हुआ है, उसके ऊपर लेयर जमी हुई है, तो आप पानी पियोगे तो आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जहां जहां थोड़ा थोड़ा म्यूकस नहीं है वहां वहां एब्जॉर्ब होगा, तो आप खूब पानी पियेंगे लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। या मान मेरा लीजिए। अच्छा, हाँ मेरा बताइए। एनीमा तो सर बहुत महीनों से चल रहा है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू एनीमा ले रही हूँ। पर हाँ, रात को मुझे दिक्कत बहुत होती है, जब मैं बेड पे चली जाती हूँ तो मेरे हाथ पाँव बहुत ऐंठते हैं, तो पटकती आप हूँ एक मैं पाँव। आप एक एक, एक आप ब्लड टेस्ट कराइए, विटामिन का और मिनरल्स का, ओके। है ना, वो कराइए, फिर उसको देख चेक करते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है। इसके ठीक है, अलावा थैंक भी यू। यदि आप ये सब कर रहे हैं, उसके अलावा भी हो रहा है, तो फिर देखते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। और किसी ने भी एक हाथ उठाया था इसके अलावा? यस साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। यस नहीं। हाँ सर, हाँ यस यही बताइए। कहना चाह रही हूँ। हम्म। मैं भाई आपसे पहले 15 महीना हो चुके हैं आपसे ज्वाइन हाँ हुए। हाँ। 15 महीने में इतना चमत्कार हो गया है हमारे साथ कि हमारे हम्म। घर में अभी एक मेडिसिन नहीं है। यानी यश का जो पंप था अस्थमा का, हाँ। पूरे पंप मैंने कम से कम 10 से 11 महीने हो गए, पंप बिल्कुल टूट गया है। अच्छा, उसको अभी दमा था ना, टोटल, इनहेलर लेता था, हाँ इनहेलर लेता था हाँ ना? हाँ हाँ, अच्छा। अस्थमा जी। था उसमें, हाँ। और वो भी काफी ऊंचे लेवल में था उसमें। हम्म। कंटिन्यू उसको डेडिकेट पंप का जरूरी था और 3 बार देना था उसे। हम्म। लेकिन आपने सजेशन दिए थे कि गोली दवाई छोड़ दो, या फिर हम्म। हम पे डिपेंड करते थे कि आप छोड़ दो, या फिर मैं उसे बता नहीं सकता कि छोड़ना है या नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम्म। तो हमने उसे छोड़ दिया, और उसके हम्म। बाद से जो फ्रूट डाइट पे चालू है, तो अभी तक मेरे पास बीच में एक बार जब उसको आप बोलते हैं टॉक्सिन टॉक्सिन निकलता है, हम्म। तो वो टॉक्सिन जब उस समय निकला है तभी एक बार तबियत खराब हुई थी, तब से कंटिन्यू ठीक है अभी। वेरी गुड। तो मैं इसके ये लिए कहना तो चाह मैं, रही हूँ, जैसे जी जी बताइए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिए है। आप जब हम्म। भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उपस्थित रहते हैं, हमारा फोन अटेंड कर लेते हैं, हमें बताते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप में इतनी ज्यादा समझदारी थी। मुझे बहुत कम महिलाएं ऐसी मिली हैं आप जैसी, कि जिन जो परिवार में सबसे ज्यादा इस बात को समझी हैं, और उन्होंने अपने परिवार को बीमारियों से, दवाइयों से और बहुत बड़ी क्रॉनिक बीमारियों से निकलने में इतनी ज्यादा मदद की है, और इतने इमोशन के साथ और इतनी गंभीरता के साथ। क्योंकि आपके अलावा तो मेरे साथ कोई संपर्क में रहते ही नहीं था। आपका बेटा भी कभी कभी बात करता था, पति देव भी काम में रहते थे, तो आप ही उनकी समस्याओं को लेके इतने चिंतित रहते थे। और एक्चुअली में मैंने ठीक नहीं किया, वो आपने ठीक किया उनको। पर योगदान आपका है सर, मैं तो आपको ही हाँ नहीं मानूंगी नहीं, इस ठीक बारे है, में। ठीक है, मैंने उसको आपको समझाया, आपको एक नया विचार या नई चीजें बताई, लेकिन एक्चुअली में मैं देखा हूँ कि आपका इतना ज्यादा आवेग था इस चीज को समझने के लिए कि कैसे नहीं होगा, और ये अच्छी चीज है, और इसको और कैसे हो सकता है, कहाँ कहीं आपको मैंने देखा कभी डाउट नहीं हुआ इस चीज में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था
कि कोई पहली बार में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाए, और वो भी आप तो बहुत दूर में रहते हैं, शायद बैतूल में रहते हैं आप तो, है ना? जिला तो बैतूल, एकदम हाँ, डायरेक्ट भी ऐसी जिला बात बैतूल। बहुत कम हो पाई। एक ही दो बार आप जबलपुर आए हैं, उसको मैंने थोड़ा बहुत समझा पाया, बाकी तो फोन पे ही आपसे बात होती थी। लेकिन आपकी जो मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, कॉन्फिडेंस जो होता है ना इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, नेचर के ऊपर जो विश्वास, वो आपका बहुत तगड़ा था। और उसकी वजह से ही आप अपने बच्चे को भी इतनी बड़ी क्रॉनिक बीमारी अस्थमा जिसको लोग बोलते हैं ठीक ही नहीं होता है, उसको भी आपने बहुत जल्दी ठीक कर लिया। और आपके हस्बैंड को भी बच्चों इतनी का बड़ी नहीं, पति बीमारी का थी, भी बोलो। उसको भी। सर हाँ, और इतनी आप लोग अच्छी का बात भी, है कि आप लोग का भी, दोनों का, हस्बैंड का भी और पतिदेव का भी, लड़कों का भी बहुत धन्यवाद, जो आपने माता जी को, हम लोग को सहयोग सभी को किया, और मेरे पति अच्छे भी से इतने इसको फॉलो दुविधा किया। में थे, जैसे उनको भी टीबी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, 5 जी जी। बीमारी थी, वो जैसे टीबी की प्रॉब्लम। बोन टीवी थे ना उनको, तो बोन टीवी हाँ, था। बोन टीबी थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस था, हाँ, किडनी में स्टोन था, हाथ की प्रॉब्लम, जोड़ दर्द होते थे। मैंने पता नहीं जब से कितनी सारी ये बीमारियां सब थी। 5 बीमारी थी सर, तो मैं आपसे पहली बार फर्स्ट टाइम मिली, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी की थी उस समय आपसे, जी जी। क्योंकि मेरे मन में बहुत बहुत से सवाल थे कि हम्म जब पहली बार जुड़ते हैं तो काफी सवाल रहते हैं, लेकिन हम्म धीरे 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 करते वो समझ में आ गए, जब से खान पीन चेंज किए ना, तो हम्म काफी अभी घर में सुख शांति, और ये दवाई सबसे मेन बात तो डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे, वो खुशी है। हम्म। चलिए, मैंने और सबसे इतने बड़े बड़ी से क्लिनिक बहुत का, अच्छी बात मेरी आपकी मुझे ये लगी कि आप अब लोगों को समझा रहे हैं वहां बैतूल में। मैं समझाती बहुत हूँ, सारे लोग, थोड़े दिन कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन फिर अपने वाली से आ जाते हैं। नहीं नहीं, होगा, धीरे धीरे होगा। और कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आएंगे वहाँ, है ना, समझाने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? हाँ, हाँ जी, और, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। मेरा निष्कासन से जुड़ा एक सवाल था, जो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। हम्म अभी कुछ महीनों से आपके संपर्क में जब से आए हैं, तो मैंने हम्म प्रैक्टिकल भी करके देखा है। रेगुलर जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, हम्म उससे हट के अगर 3 दिन 4 दिन अगर मैं फ्रूट डाइट पे जाता हूँ ना, हम्म तो उसके बाद वही एलिमिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम्म मुझे फिर लूज मोशन और फीवर वगैरह आता है। ठीक हम्म है, हम्म ये 2 से 3 दिन तक सस्टेन करता हूँ। उसके बाद हम्म मैं नॉर्मल डाइट पे अगर आता हूँ ना, तो हम्म वो चीज़ें फिर वैसे ही हो जाती है, मेरा डाइजेशन ठीक हो जाता है, लूज मोशन बंद हो जाता है। हम्म तो मैं ये जानना चाह रहा था, इसमें सवाल ये था कि वो कौन सा वक्त है कि हमें कब ये रुक जाना चाहिए, कि मतलब लूज मोशन हो रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम्म। तो या फिर उसको कंटिन्यू उसी डाइट को रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे खबरों में या उसमें हमने पढ़ा है, तो एक डाउट रहता है कि खबरों में आया कि भी दस्त की वजह से मौत हो गई, या उसका हम्म। रीजन कुछ और होता है। तो ये चलते रहने देना चाहिए, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए इस वक्त पर? देखिए क्या होता है कि यही प्रक्रिया है ठीक होने की। वो हाँ। जब भी डिटॉक्सिफिकेशन चालू होगा, हम्म। तो अब आपका जो भी चैनल होगा जहाँ से गंदगी निकलना है, शरीर को निकालना है, या कहाँ जमी हुई है, वो चैनल तो जी। चालू हो जाएगा। तो अब मान हम्म। लीजिए लूज मोशन चालू हो गया है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही सब खाना पीना बंद कर देना, खाना भी हाँ। और पीना भी। इवन अच्छा, पानी भी नहीं लेना, पानी भी नहीं? पानी भी नहीं लेना। आपको इस केवल दौरान एनिमा नारियल पानी? लेना है, एनिमा लेना है और रेस्ट लेना है। एनिमा और रेस्ट, रेस्ट? ओके ओके। आराम, हाँ हाँ। और उसको निकलने देना है, जी। टोटल रेस्ट। वो हम्म। निकल जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके आपको फिर जूस पे और फिर फ्रूट्स पे फिर धीरे धीरे करके आना है, बहुत धीरे धीरे करके। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप फिर पुरानी डाइट पे जाते हैं ना, तो इलिमिनेशन चोक होता है और शरीर फिर स्टोरिंग चालू कर देता है उसका, तो आपको टेम्परेरीली मिल जाता है। हाँ। जैसे आप पुरानी डाइट पे आएंगे, तो शरीर उस समय क्या कर रहा था, उस समय टॉक्सिन को स्टोर कर रहा था, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन को बाहर फेंकना छोड़ के, बंद करके, वो फिर स्टोर करना चालू कर देता स्टोर है, करना। संग्रह करना। हाँ जब जब हाँ। एलिमिनेट नहीं करेगा, बाहर निष्कासित नहीं करेगा, तो आपको सिम्टम नहीं आएंगे, लूज मोशन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तो आपको हम्म लगेगा कि यार वो तो डाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, वो पुरानी डाइट मेरी हम्म ठीक थी। जबकि ऐसा नहीं है। इसी कंफ्यूजन में तो, जो मैंने शुरू में आज चर्चा की है ना, इसी कंफ्यूजन में तो लोग बीमार हो रहे हैं, कि लोग ये समझ हम्म नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली में हमारा शरीर मुझे ठीक कर रहा है, बीमारी नहीं है। पूरी दुनिया हम्म। इसी में बर्बाद है, और सालों बर्बाद रहने वाली है।
जब तक कि लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। मेरे पास एक महिला आई थी, मैं बार बार उसको उदाहरण देता हूँ, 42 लूज मोशन थे उसको, कोविड पॉजिटिव, और विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने से उसके पति ने मुझे फोन किया कि ये हालत है यहाँ, तो हालत हॉस्पिटल के अंदर की देख के तो लगता है कि यहाँ तो कोई भी जाएगा तो मर जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपको तय करना है, आप यदि घर ले आओगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो क्योंकि डरा हुआ था, उसने घर ले आया, तो मैं मेरे से उसने पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल लेट जाना है और पानी भी नहीं पीना है। तो उसकी बीबी मलयाली थी, वो मेरे को फोन पे पीछे से बोली कि अरे ये किसको बुला लिया तुमने, ये तो पानी पीने के लिए मना कर रहा, डॉक्टर तो बोलता है ORS लेना चाहिए इस कंडीशन में, तो WHO वाले क्या बेवकूफ हैं। तो मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम WHO वाले बेवकूफ हैं कि समझदार हैं, लेकिन मैं बोलना आपको ठीक होना है कि नहीं होना। तो बोले ठीक होना, तो हमने कहा पानी मत पियो आप, रेस्ट करो और एनीमा लो। तो फिर वो एनीमा का डब्बा कहीं से खरीद के लाया, उसको एनीमा दिया, और 2-3 दिन में उसका कोविड भी ठीक हो गया, और उसका वो जो लूज मोशन 42 थे, दूसरे दिन 10 हुए, 5 हुए, पर ठीक हो गई। तो उसके बाद में उसने जब मेरे को बुलाया घर में ओणम के त्योहार में, तो फिर बोला कि आपने मुझे क्यों बोला था कि पानी भी नहीं पीना है, मैं तो डिहाइड्रेशन में मर जाती। हमने कहा इतनी जल्दी डिहाइड्रेशन में कोई नहीं मरता है, और यदि उस समय पानी पीना भी है तो एक घूंट पानी पीना है कि वो स्टमक में जाके ही खत्म हो जाए नीचे, छोटी आंत में, बड़ी आंत तक पहुंच ही ना पाए, एक एक घूंट करके। आपने एक गिलास पानी पिया और फिर वो चीज प्रक्रिया चालू हो गई, एक आध घूंट पी लिया, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हमें तब तक वेट करना है जब तक लूज मोशन या फीवर ये बंद नहीं हो जाता। जी बिल्कुल फिर सही। जूस और उसको कंटिन्यू करना है ना। जी बिल्कुल सही। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। ओके वेलकम। हाँ, और यस कोई फिर सवाल कर रहा है? चलिए, और कोई सवाल नहीं है, समय भी हो रहा है। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास अब शायद मैं कोशिश करूंगा, यदि संभव होगा तो हर महीने, नहीं तो 15 दिन में एक बार मैं जरूर करूंगा। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। किसी का कोई सवाल होगा तो, किसी कोई समस्या पर्सनल होगी तो भी कर सकता है। इन जनरल कोई मोहल्ले में कोई पड़ोसी में कोई मरीज है, उसको हेल्प करना है, या वैसे भी कोई जानकारी देना है ओपनली, जैसे अभी हमारे पास समय होता है तो हम लोग जो सब्जेक्ट से हटके भी बहुत सारी बात कर सकते हैं। तो सीखने की इच्छा, और ये हमको इतना सीख लेना है, मैं ये नहीं बोला सभी को डॉक्टर ही बनना है, लेकिन आपको कम से कम इतना सीख लेना है कि आप सेल्फ के डॉक्टर बन पाए, अपने खुद के डॉक्टर बन पाए। आपको अपना इलाज करने के लिए मुझे या किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो इतना ज्ञान आपको मेरे पास जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, और आपको मुझसे ले लेना है, और इतना ले लेना है कि आपको आपके परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, या जिन लोगों से आप संपर्क में हैं उनको डॉक्टर के पास ना जाना पाए। इतना भी हम लोग कर पाए तो समाज में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और हम लोग को लगेगा हम लोगों ने कुछ ठीक ठाक काम किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आप सभी लोग इसमें आए और आज के इस कार्यक्रम को बहुत जीवंत बनाया। सभी ने, जो जो लोगों ने इसमें भाग लिया, सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आप लोग इसमें शामिल हों ऐसी मीटिंग में, और अपनी समस्याएं रखें, और मेरे से जो संभव होगा उसका जवाब। हाँ जी बोलिए। तो मैं कुछ पूछना